ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों। वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं मंगल पर जीवन है कि नहीं, और हम ढूंढ रहे हैं जीवन में मंगल है कि नहीं। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PR देवांगन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव रोगों के बारे में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि इंसान को कौन कौन से रोग क्या होता है, सताता है या होता है ना। तो ये हो जाता है, सबसे पहले हम उन सारी शाखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं जिसका हम बीमारी को दूर करने के लिए वो तमाम उपाय के बारे में हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मानव रोगों के शाखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। मानव रोग के से संबंधित वे शाखाएं जिनके अंतर्गत हम बीमारी की रोकथाम, उपचार आदि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वे कौन कौन से शाखाएं हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है, बीमारी के कारणों का जो हम अध्ययन करते हैं कि यह बीमारी किस वजह से हुआ है। तो जब हम क्या करते हैं तो उसको हम बीमारी के कारणों का अध्ययन करते हैं, और बीमारियों के कारणों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, इटियोलॉजी कहलाता है। इटियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, इटियोलॉजी कहलाता है। यानी हम ये जान लेते हैं कि बीमारी किस कारण से हुआ है, उसका ही अध्ययन क्या कहलाएगा, इटियोलॉजी कहलाता है। और कई बार हम क्या करते हैं, बीमारी हमें संक्रमण से भी मिल जाता है। तो हम बीमारी संक्रमण से हमें क्या हुआ है, मिला है या संक्रमण से फैल रहा है, इसका अध्ययन करना। बीमारियों के संक्रमण का अध्ययन ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका एपिडेमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, बीमारियों के रोकथाम के उपचार ढूंढते हैं। बीमारियों के जब हम क्या करते हैं, हमें हो गया बीमारी, तो उसके बाद क्या करेंगे, बीमारियों के रोकथाम के उपचार का क्या करें, हम अध्ययन करें। तो उसको हम क्या कहलाता है, वो हमें प्रोफाइलैक्सिस कहलाता है दोस्तों। और कई बार ऐसा हो जाता है कि गर्भकाल के दौरान शिशु पर जो विकृति आ जाता है और उसका अध्ययन हम जब करते हैं तो उसको हम टेरिटोलॉजी कहते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है, गर्भकाल के दौरान कई प्रकार की क्या हो जाती है, विकृति आ जाती है। तो गर्भकाल के दौरान उत्पन्न विकृति है ना, इसी को क्या कहेंगे, का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका का अध्ययन क्या कहलाएगा, टेरिटोलॉजी कहलाएगा। एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं दोस्तों। क्या होता है, अगर हमें बीमारी के कारणों का पता चल गया तो उसका अध्ययन हम एटियोलॉजी के माध्यम से करते हैं। और कई बार बीमारी जो होता है संक्रमण के माध्यम से फैलता है, तो उसका अध्ययन हमें एपिडेमोलॉजी कहते हैं उसको। और कई बार हम बीमारियों के रोकथाम, उसके उपचार के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो प्रोफाइलैक्सिस कहेंगे उसको। और कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भकाल के दौरान शिशु में क्या होता है, विकृति उत्पन्न हो जाता है, कई प्रकार का उसको रोग हो जाता है, तो उसका अध्ययन हमारा टेरिटोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, हम रोगों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि कितने प्रकार के रोग जो हैं वो होता है। तो जो आपका रोग है दोस्तों, रोग के अगर हम प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार का रोग होता है। एक तो आपका होता है जन्मजात और एक होता है उपर्जित। तो जन्मजात है, इसका मतलब कौन कौन से रोग जो हैं वो जन्मजात है, और कौन कौन सा रोग हमारा क्या होता है, उपर्जित रोग होता है। इसको थोड़ा से हम देख लेते हैं। तो जन्मजात अगर रोगों की बात करें तो जन्मजात मतलब जिसको हम कहीं बाहर से नहीं लिए हैं जी, है ना। हमारे जन्म के समय से हमारे माता पिता या आनुवांशिक रूप से हम में मिला है। तो ऐसे कौन सा है, जैसे कि आप देखे होंगे कई लोगों का हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया आपका जन्मजात है जी,
ये जेनेटिक रोग है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया है ना। और आपका उड़ानधाता, कई बार हो जाता है ना लोगों को, वो कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो कलर समझ में नहीं आता है, सारे कलर एक जैसे दिखने लगते हैं शायद इसमें, है ना। और टर्नर सिंड्रोम भी इसके अंतर्गत होता है। टर्नर सिंड्रोम, इसका क्या मतलब है ये बाद में जानेंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि ये जन्मजात रोग है। जैसे हीमोफीलिया, वड़ानधता, टर्नर सिंड्रोम, ऐसे ही डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम, और सिकल सेल, जिसमें ब्लड को बार बार महीना, हफ्ता 15 दिन में बार बार क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है सिकल सेल में। ये समस्याएं सब जन्मजात हमें मिलती है। उसके बाद है उपार्जित रोगों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसको हम बांट देते हैं संक्रामक रोगों में, संक्रामक रोग, और दूसरा होता है क्या, असंक्रामक, असंक्रामक रोग, है ना, संक्रामक और असंक्रामक। तो जो संक्रामक रोग है, जो जीवाणु, विषाणु, कवक जनित रोग होते हैं, जो कि इसके वाहक होते हैं, और इसी से क्या होते हैं, यह एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैलता चला जाता है। तो इसके जो संक्रामक रोगों के वाहक के रूप में हम जानते हैं किसको, जीवाणु, विषाणु, कवक, है ना। ये जो संक्रामक रोग होते हैं ना, वो जीवाणु, विषाणु, कवक, इसके क्या होते हैं, जीवाहक होते हैं, है ना। जीवाणु, विषाणु, कवक संक्रामक रोग के क्या होते हैं, वाहक होते हैं, वाहक होते हैं, है ना। रोगों ये क्या होते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक संक्रामक रोग के वाहक होते हैं। यहाँ पर संक्रामक रोग डाल देना, ठीक है ना। और जैसे कि इससे संक्रामक रोग कौन कौन से हैं ये हम जानेंगे। साथ ही साथ हम असंक्रामक रोगों के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो असंक्रामक रोग है ना दोस्तों, ये हमें कहीं से प्राप्त नहीं होता। जैसे कि क्या होता है, मधुमेह है इसके उदाहरण हो गया। मधुमेह यानी डायबिटीज़ जो हो जाता है, ये आपके खुद के खान पान की वजह से होता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, या आपको हृदय घात आ रहा है, कैंसर है आपको, ये आपके अपने कर्म की वजह से आपको होने वाले लोग हैं, यानी रोग हैं। और क्या बोलते हैं, ये कई बार विटामिन की कमी से ये सारे रोग हमें हो जाते हैं, है ना। तो विटामिनहीनता के कारण ये सारे रोग जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन की कमी के कारण, विटामिन की कमी के कारण ये सारे रोग क्या होते हैं, उपर्जित होते हैं। ये सारे रोग क्या हो जाते हैं, उपर्जित हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो है, ये जो संक्रामक रोग होते हैं, जो जीवाणु, विषाणु और कवक जो इसके वाहक होते हैं, ये कौन कौन से विकृति मानव पर एक रोग के माध्यम से करते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम जीवाणु जनित रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम ज्ञात करते हैं जीवाणु जनित रोग। ये कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणु जनित है। तो ये जो जीवाणु है उसके पहले बारे में जान लेते हैं कि जीवाणु की खोज किसने किया था। तो ये एक व्यक्ति हुए, लिवेनहॉक एक व्यक्ति हुए। कौन सा, लिवेनहॉक। और जो लिवेनहॉक है ना, लिवेनहॉक, इसने ही क्या किया है, जीवाणु का खोज किया है। अपने दांत को खरोच दिया इस आदमी ने। लिवेनहॉक ने अपने दांत को खरोच कर क्या किया, जीवाणु की खोज किया। दांत, खुद के जो स्वयं के दांत है ना, उसको खरोच कर जीवाणु की खोज किया, जीवाणु की खोज किया। इसीलिए इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसीलिए इसको जीवाणु विज्ञान का क्या कहते हैं, जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। किसको, लिवेनहॉक को पिता कहते हैं। और ये याद रखना। उसके बाद आप विषाणु की भी खोज किसने किया, यहीं पर देख लेते हैं। जीवाणु का खोज तो लिवेनहॉक ने किया, लेकिन विषाणु की जो खोज है वो इवान वास्की ने किया था।
इवान वास्की ने तो तंबाकू के पत्ते पर इस विषाणु को देखा था। याद रखिएगा, विषाणु की खोज किसने किया था? इवान वास्की ने किया था। और इन्होंने तंबाकू की पत्तियों पर विषाणुओं की खोज की थी। उसके बाद हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि जीवाणु का हमारे जीवन में हानि के साथ साथ लाभ भी है ना। तो इसके फ़ायदों के बारे में देख लेते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदा हैं। तो एक आप जानते हैं, एक जो बैक्टीरिया जो हमारे जीवन के लिए महत्व है, तो बैक्टीरिया या जीवाणु का महत्व, जीवाणु का क्या देखते हैं? महत्व देखते हैं कि जीवाणु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक जो बैक्टीरिया का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, ये है राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो ये जो है ना, ये दलहनी जो पौधा है, दाल का जो पौधा है, उसके गांठों में ये जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में 78% वो नाइट्रोजन की जो उपस्थिति है, इस नाइट्रोजन को पौधे सीधे ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। तो इस नाइट्रोजन को ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। किस में? नाइट्रेट में। अब ये नाइट्रेट को पेड़ पौधे जो होते हैं आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति के क्या कर रहे हैं जी? सहायक ये बैक्टीरिया हुए। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है ताकि पेड़ पौधे आसानी से नाइट्रेट को ग्रहण करें और नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पूरा करें। और जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये दलहनी जो पौधे हैं उसके गांठों पर ये पाया जाता है और इस प्रकार की इसकी क्या होती है? कार्य होती है। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट होता है बैक्टीरिया का नाम बता रहा हूँ आपको, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यह बहुत इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है दोस्तों। ये क्या करता है? ये दूध को दही बनाने में सहायक होता है। तो सबसे पहले हम दूध के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दूध इम्पोर्टेंट है। तो दूध सफ़ेद क्यों दिखता है? दूध सफ़ेद क्यों दिखता है? तो दूध में जो कैसीन, हमारे पास जो क्या रहता है, एक प्रोटीन होता है। दूध में कैसीन एक प्रोटीन होता है, जिसके वजह से दूध में एक कैसीन प्रोटीन होता है, जिसके कारण दूध जो है सफ़ेद दिखाई देता है। और याद रखना, दूध जो है मीठा लगता है हल्का से ना, तो वो लैक्टोस नामक कार्बोहाइड्रेट के कारण ये दिखता है।